हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, उसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। सीएस और आईपी दोनों में ही सेम सिलेबस है। ओके, तो ये जो पूरा फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने इस पूरी वीडियो में कवर करा है। सारे टॉपिक्स अच्छे से समझाऊंगा। ओके, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। इनके आपको इमेजेस दिखाऊंगा कि ये डिवाइसेस कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। ओके, तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखना ताकि आपको सारे टॉपिक्स इजीली क्लियर हो जाएं। ओके, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है, क्लास 12 आईपी हो या कंप्यूटर साइंस हो, तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो। तो कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर है। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मीन्स होता है कनेक्शन। कनेक्शन मीन्स किसी भी चीज़ों का कनेक्शन या वो आपस में कनेक्ट करी गई हैं। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब हो गया जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो। किसके लिए? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए या रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। ये सारी चीज़ें अभी बहुत डिटेल में आएंगी इसी चैप्टर में। ओके, कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी आपके अभी। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस कनेक्ट हो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए या फिर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। ओके, तो फायदे क्या हैं नेटवर्किंग के? कंप्यूटर नेटवर्किंग के फायदे क्या क्या हैं? पहला फायदा है कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। सपोज कि मेरा एक ऑफिस है, उसमें 10 कंप्यूटर्स हैं, तो 10 कंप्यूटर से प्रिंट निकालने के लिए क्या मुझे 10 प्रिंटर परचेज करने पड़ेंगे उनमें कनेक्ट करने के लिए? क्योंकि प्रिंटर तो एक ही सिस्टम में कनेक्ट हो पाता है। तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं 10 प्रिंटर नहीं खरीदूंगा। मैं क्या करूंगा, उन 10 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाऊंगा, कनेक्ट करूंगा और एक ही प्रिंटर कनेक्ट करूंगा जिससे किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट दिया जा सकता है और उस प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। तो बाकी के 9 प्रिंटर का जो पैसा है वो बच गया। ओके, तो रिसोर्स जो है यहाँ पर वो शेयर हो गया, चाहे वो प्रिंटर हो गया हो, कोई भी मशीन हो गई हो, चाहे वो स्पीकर्स हो, ये सारी चीज़ें क्या है जो बच सकती हैं इससे नेटवर्किंग के थ्रू। तो स्टोरेज भी शेयर कर सकते हैं हम। एक कंप्यूटर है, ठीक है, नेटवर्किंग में ज़रूरी नहीं है कि मुझे 10 सीपीयू खरीदने पड़े। एक ही सीपीयू परचेज कर सकता हूँ अच्छा खासा, जिसमें मेमोरी हो, जिसके थ्रू मैं जितना पावरफुल सीपीयू होगा उससे उतने ज़्यादा मैं कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकता हूँ। तो स्टोरेज भी शेयर हो सकती है। ओके, तो मुझे 10 सीपीयू परचेज करने नहीं पड़ेंगे, एक ही परचेज करना पड़ेगा जिसमें अच्छी प्रोसेसिंग पावर हो, अच्छी स्टोरेज हो और डिवाइसेस आते हैं। ठीक है, तो जैसे टर्मिनल पॉइंट आता है तो उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मॉनिटर्स एंड मॉनिटर एंड कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट करके दूसरा सिस्टम रेडी कर सकता हूँ मैं। टर्मिनल्स बोलते हैं उसे। आपने देखा भी होगा कैफेज में लगे होते हैं। नेक्स्ट, शेयर जो सॉफ्टवेयर है वो भी शेयर कर सकते हैं। आपको पता है जो ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितने महंगे आते हैं। तो कोई भी कंपनी है वो फेक, यानी कि बिना इंटरनेट से डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकती, वो इलीगल होगा। पर्सनली तो हम कर सकते हैं, कंपनीज हमारे ऊपर ऐसी की कार्रवाई नहीं करती, बट जो कंपनीज हैं वो नहीं कर सकती। तो इसलिए हर सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर परचेज करना काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम नेटवर्किंग के थ्रू सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग के फायदे तो हमने जान लिए। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो नेटवर्किंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सेटअप हो जाता है, हर एक के बस की बात नहीं होती कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना। तो हो सकता है कि हमें एक नेटवर्क स्पेशलिस्ट को हायर करने की ज़रूरत पड़ जाए। कि जितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होगा, जितने ज़्यादा डिवाइसेस होंगे, जितना बड़ा ऑफिस होगा, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। कोई छोटा मोटा कोई नेटवर्क है तो वहाँ पे ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल एक बार हमने किसी से करवा लिया, हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली कि कैसे इसको मैनेज करना है, तो हम ही मैनेज कर सकते हैं। जैसे 10, 15, 20 कंप्यूटर का नेटवर्क है वो। अब कोई ज़्यादा है तो उसके लिए हो सकता है हमें नेटवर्क स्पेशलिस्ट को हायर करना पड़ जाए। नेक्स्ट है फाइल सिक्योरिटी। अब जैसे कि एडवांटेज में हमने पढ़ा था कि हम जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी को शेयर कर सकते हैं अदर यूज़र्स के साथ। तो ऐसे में आपकी फाइल्स को कोई और यूज़र देख सकता है, तो हो सकता है कि हमारी जो फाइल है वो सिक्योर नहीं हो। वो हो सकता है कि जो दूसरा यूज़र है, अगर हमने उसे एक्सेस दे रखा है, तो वो उस फाइल को कुछ चेंजेस कर दे, आपको नुकसान पहुंचा दे अगर वो चाहे तो। ओके, तो फाइल सिक्योरिटी भी एक कंसर्न बन जाता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब हमने यूज़र को एक्सेस दे रखा है।
ओके, कि वो हमारी इन फोल्डर्स को या इस ड्राइव को एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट, कि जो फाइल्स और रिसोर्सेज होते हैं वो एक सेंट्रल मेन सिस्टम में होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क दो कई तरीके के हो जाते हैं, अभी हम देखेंगे कितने कितने टाइप से हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो फाइल्स एंड रिसोर्सेज हैं वो अगर मेन कंप्यूटर में है और उस मेन कंप्यूटर से बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो अगर सपोज कि अगर वो मेन कंप्यूटर है अगर वो खराब हो जाए, ठीक है, आइडल हो जाए, बेकार हो जाए, तो बाकी के जो सिस्टम है वो भी बेकार हो जाएंगे, बाकी के जो सिस्टम है वो भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि मेन सिस्टम जो है वो खराब हो चुका है और सारा जो फाइल वाइल्स थी वो उसी के अंदर है। तो ये भी एक तरीके से डिसएडवांटेज है कि कंप्यूटर नेटवर्क का। तो अब आप कहोगे तो हम यूज़ क्यों करें, क्योंकि जो डिसएडवांटेज है वो बहुत ही रेयर केसेस में हमें देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर एडवांटेजेस ही होते हैं। ओके, तो अब कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सिंपली पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो एक कंप्यूटर नेटवर्क बना है अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ करके। अभी इन सारे डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो इंटरनेट से कनेक्ट है। नेक्स्ट, अब कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो सिंपली ऐसा नहीं कि 2 या 3 कंप्यूटर्स को हमने वायर्स के थ्रू ज्वाइन कर दिया तो वो कनेक्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। ओके, पूरे डिवाइसेस लगते हैं, उनकी वर्किंग होती है, तब जाके कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट्स, मतलब कौन कौन सी चीज़ों के थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है, तो वो चीज़ें अब हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला आता है होस्ट नोड्स। तो होस्ट या नोड क्या होते हैं, होस्ट या नोड इनका मतलब होता है वो कंप्यूटर्स जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। क्लियर, नोड क्या हो गया, कंप्यूटर ही होता है बट वो एक नेटवर्क में है, कनेक्ट है वो एक नेटवर्क में। तो देखो, तो ये आपको दिख रहा होगा एक मेन कंप्यूटर है, उससे बाकी के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, एक नेटवर्क बना हुआ है। तो बाकी सारे जो सिस्टम हो गए वो हो गए नोड, और जो मेन कंप्यूटर होता है वो होता है सर्वर। क्लियर, तो सर्वर और ये जो क्लाइंट्स है ये अभी पढ़ेंगे इसी ट्यूटोरियल में आगे। नेक्स्ट आ जाता है सर्वर। देखो यहीं आ गया। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर भी एक सीपीयू ही होता है, पर जो सर्वर होता है वो बहुत ही पावरफुल सीपीयू होता है। ओके, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग पावर होती है और बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है। तो वो क्या कर सकता है, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, सर्वर जो है वो एक मेन कंप्यूटर बन सकता है, जैसा कि अभी मैंने बताया मेन कंप्यूटर के बारे में, उससे बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो सर्वर कैसा होता है, वो हमारे सीपीयू की तरह ही होता है। तो जैसे ये ऐसा हो सकता है, जैसा ये आपको दिख रहा है बीच में ये, और ये इस तरीके का हमारे सीपीयू के टाइप का होता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बस डिपेंड करता है कि हमने कितने पावरफुल, कितना महंगा सर्वर परचेज करा है। नेक्स्ट, जो सर्वर है उससे जो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर मींस जो हमारी नोड्स होती हैं, वो जो इंफॉर्मेशन क्या करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, फाइल्स या रिसोर्सेज, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया सर्वर के अंदर सारा डेटा स्टोर होता है, तो बाकी जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो सर्वर से ही तो इंफॉर्मेशन मांगेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या होता है, वो कंप्यूटर जो सर्वर से फाइल या सर्विस कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है, वो कंप्यूटर कहलाता है क्लाइंट। जैसे आप इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करो तो आपका जो सिस्टम होता है वो हो जाता है क्लाइंट। क्लियर, और नोड तो वो है ही क्लियर, क्योंकि वो एक नेटवर्क से कनेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर इनका यूज होता है जो नेटवर्क है उसके ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। नेटवर्क ट्रैफिक मींस मान लो एक कंप्यूटर नेटवर्क में मान लो 50 कंप्यूटर्स हैं, तो उनमें हो सकता है कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेज रहा हो, आपस में वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे होंगे, तो वो जो एक ट्रैफिक हो जाता है एक तरीके से, कोई सिस्टम किसी को सेंड कर रहा है, कोई सिस्टम किसी और कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है। तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक हमें हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, तो वो हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाते हैं नेटवर्क हार्डवेयर। तो इसी ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एनआईसी, हब, स्विच, राउटर, ठीक है, एक्सेस पॉइंट्स, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। तो अभी आप सिर्फ इनके नाम जान लीजिए और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं नेटवर्क हार्डवेयर। तो कम्युनिकेशन चैनल, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है कंप्यूटर नेटवर्क का वो है कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है कि जो नोड्स हैं, नोड्स मीन्स एक्सप्लेन करा है मैंने अभी इसी ट्यूटोरियल में, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट तो नोड ही था, जो वो कंप्यूटर जो एक नेटवर्क से कनेक्ट है वो कहलाता है नोड।
तो जो नोड होते हैं, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ओके, क्योंकि मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बार बार कंप्यूटर नहीं बोलूंगा, नोड बोलूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि नोड का मतलब है वो कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्ट है। तो नोड जो होते हैं वो एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए ना, कोई ना कोई मीडियम के थ्रू ही, जो जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था, हमने साइंस में पढ़ा है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, इसी के थ्रू तो इंफॉर्मेशन सेंड होगी। तो कम्युनिकेशन मीडियम जो हो सकता है वो हो सकता है वायर भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। बहुत सारे टाइप के अभी वायर्स आएंगे, वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे इसी ट्यूटोरियल में। तो कम्युनिकेशन चैनल क्लियर है, मीडियम जिसके थ्रू जो कंप्यूटर्स यानी कि जो नोड होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। सॉफ्टवेयर, अब बिना सॉफ्टवेयर के तो कोई भी जो नेटवर्क हार्डवेयर है वो वर्क नहीं कर सकता। जो नेटवर्क हार्डवेयर है जैसे हब, स्विच, ये सारे सॉफ्टवेयर, इनमें क्या होता है, इनबिल्ट होता है, जिसके थ्रू ये नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर्स में ही आ जाते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल होते हैं कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, जिनको फॉलो करके जितने भी नोड्स हैं वो नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए बना होता है, जैसे कि राउटर हो गया, स्विच हो गया, जो कि नेटवर्किंग टास्क को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो राउटर स्विच क्या है, नेटवर्क हार्डवेयर, नेटवर्क डिवाइसेस, जो अभी हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स में कंप्यूटर नेटवर्क के। अब नेटवर्क सर्विसेज का मतलब है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सारे ही कंपोनेंट वैसे तो इंपॉर्टेंट ही हैं। नेटवर्क सर्विसेज का मतलब है ये सर्विसेज जो नेटवर्क पर प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे डीएनएस, ओके, वीओआईपी और भी कई सारी सर्विसेज हैं। तो डीएनएस क्या सर्विस है, डीएनएस हम एक तरीके से ये समझ सकते हैं, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ये एक फोन बुक की तरह है इंटरनेट की। और इस फोन बुक में वर्ल्ड में जितने भी डोमेन नेम्स हैं, जितने भी वेबसाइट के नेम्स हैं, ये सारे सेव रहते हैं। ओके, तो हम जो है वो जो इंफॉर्मेशन है वो डोमेन नेम्स के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं। हमें कोई भी वेबसाइट का नाम टाइप करना होता है तो उसका डोमेन नेम हम टाइप करते हैं। आईपी एड्रेस तो याद रहता नहीं है, ठीक है, कोई याद रखता भी नहीं है आईपी एड्रेस वेबसाइट्स के। तो डोमेन नेम्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। जैसे ये डोमेन नेम है, वेबसाइट के नाम ही तो कहलाते हैं डोमेन नेम। तो अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू वो जो वेब ब्राउजर्स हैं वो क्या करते हैं, जो डोमेन नेम होता है उसे कन्वर्ट करते हैं आईपी एड्रेस में। क्लियर। तो जो वेब ब्राउजर्स हैं वो इंटरनेट के जो रिसोर्सेज हैं यानी कि जो वेबसाइट है उसे लोड कर सके। क्लियर। सिंपली वेब ब्राउजर हैं वो इंटरेक्ट करते हैं इंटरनेट से, कैसे, इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। वो डोमेन नेम जो सिस्टम है, जो भी डोमेन नेम है वेबसाइट का, उसे ट्रांसलेट करते हैं आईपी एड्रेस में। क्लियर। नेक्स्ट, कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, तो कई तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं नेटवर्क्स को, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ज्योग्राफिकल बेसिस पर कर सकते हैं, दूसरा कंपोनेंट रोल, मतलब उसके जो डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बेसिस पर कर सकते हैं हम। कम्युनिकेशन चैनल, मतलब जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ओके, तो इन तीनों बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो पहला अभी हम देखते हैं ज्योग्राफिकल बेसिस पर हम कितने तरीके के कंप्यूटर नेटवर्क्स हो सकते हैं। क्लियर। तो ज्योग्राफिकल बेसिस पर पहला आ जाता है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी तो पुराना याद आ रहा होगा आपको। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, एक पर्टिकुलर किसी एरिया में होता है। जैसे हो सकता है कोई ऑफिस हो, वहाँ पे कोई कंप्यूटर नेटवर्क बना है, बिल्डिंग या कोई फैक्ट्री, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या आधा किलोमीटर के एरिया में जो नेटवर्क फैला होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर भी शेयर करे जाते हैं यूजर्स के बीच। क्लियर। तो लैन का एक अभी डायग्राम अभी हमने देखा था। वैसे जैसे ये देखो, ये सिंपल एक लैन है, एक बीच में एक मेन सर्वर है, बाकी सारे क्या है,
कनेक्टेड है। अब आप कहो कि बीच में अगर एक ये मेन सर्वर है तो इन सब सिस्टम के साथ सीपीयू क्यों है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इनको भी कुछ रोल प्रोवाइड किए गए हों नेटवर्क के अंदर, क्लियर। जरूरी नहीं है कि एक ही बॉस हो, बॉस का मतलब समझ रहे हो, एक ही मेन सर्वर हो। कई तरीके के सर्वर हो सकते हैं जिनको अलग अलग फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं एक नेटवर्क में देने के लिए, क्लियर। तो नेक्स्ट जो है ज्योग्राफिकल बेसिस पर वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है ये इंटरनेशनल लेवल का होता है, मतलब कितनी भी बड़ी सी बड़ी जगह पर फैल सकता है, कंट्रीज में फैल सकता है, क्लियर। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये बहुत सारे छोटे छोटे लैन नेटवर्क्स को मिलकर भी बन सकता है। बहुत सारे छोटे छोटे लैन नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स को हमने कनेक्ट कर दिया आपस में, तो उनका जो ग्रुप होता है वो भी हम वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं, क्लियर। तो सबसे बड़ा जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो इंटरनेट है इस समय, क्लियर। जो बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया गया है, कनेक्ट करके बनाया गया है। ये याद रखना है कि सबसे बड़ा वैन नेटवर्क क्या है, इंटरनेट। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है। तो ज्योग्राफिकल बेसिस पर दो तरीके के थे, एक लैन और एक वैन। एक तीसरा भी होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लेकिन अब वो यूज़ नहीं होता। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी में फैला होता था, जो कि अब ज़्यादा नहीं होता है, क्लियर। तो इसलिए एक्सप्लेन नहीं कराया गया बुक में भी, जो सुमिता अरोड़ा बुक है उसमें भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया है कि आपको थोड़ा आइडिया रहे। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल बेसिस पर हमने पढ़ लिया 3 तरीके के होते हैं। अब कंपोनेंट रोल्स, मतलब उसमें जो डिवाइसेस लगे हुए हैं उनके बेसिस पर किस तरीके से हम नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हम बोल सकते हैं पीर टू पीर नेटवर्किंग, पीर टू पीर कंप्यूटर नेटवर्क। कोई कंप्यूटर नेटवर्क है किसी ऑफिस में और किसी ने आपसे बोला कि हमारे यहाँ जो नेटवर्क है कंप्यूटर्स का वो पीर टू पीर नेटवर्क है। तो पीर टू पीर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जो भी कंप्यूटर है उनके ऑफिस में वो सारे कंप्यूटर पर जो एक्सेस, मतलब जो पावर है, पावर मीन्स आई मीन जो राइट्स हैं, जो ऑथराइजेशन है वो इक्वल है। कोई भी कंप्यूटर जो है वो मास्टर नहीं है, कोई भी कंप्यूटर जो है वो मेन नहीं है, क्लियर। सारे कंप्यूटर इक्वल है, कोई भी मेन सर्वर नहीं है। सारे जो कंप्यूटर हैं वो आपस में इक्वल ऑथराइजेशन के हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर क्लाइंट बन सकता है, कोई भी सर्वर बन सकता है। कैसे? जैसे देखो ये पीर टू पीर नेटवर्क है, इसमें आप देख पा रहे हो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, ओके। अब कोई भी मेन सर्वर इसमें नहीं है। अब हो सकता है कि ये वाला जो कंप्यूटर है ये इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा है इस वाले कंप्यूटर के साथ, तो ये वाला कंप्यूटर उस केस में हो गया क्लाइंट, ये वाला कंप्यूटर हो गया सर्वर। तो जो रिक्वेस्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन वो क्लाइंट, जो सेंड कर रहा है वो हो गया सर्वर, क्लियर। तो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं पीर टू पीर नेटवर्किंग में, उन कंप्यूटर्स को आई मीन उन नोड्स को हम नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स भी कह सकते हैं। तो पीर टू पीर जो नेटवर्किंग है वो होम नेटवर्क्स, मतलब घर के या छोटे कंपनीज के या छोटे ऑफिसेज में करी जाती है पीर टू पीर नेटवर्किंग, जिसमें सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इक्वल ऑथराइजेशन के होते हैं, किसी भी कंप्यूटर को स्पेशल राइट नहीं दिया जाता। तो पीर टू पीर नेटवर्क में मैक्सिमम 10 कंप्यूटर हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो आता है कंपोनेंट रोल के बेसिस पर वो आ जाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को हम मास्टर स्लेव नेटवर्क भी कहते हैं, ओके। ये इस टाइप का जो नेटवर्क है वो ज़्यादा बड़ी कंपनीज में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहां पर जो मास्टर कंप्यूटर है, मतलब कि जो मेन सर्वर है उसी के पास पूरी ऑथराइजेशन होती है, वही जो होता है मेन कंप्यूटर होता है, और वही जो है वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करके रखता है नेटवर्क का, मतलब नेटवर्क का जो पूरा कंट्रोल होता है वो मास्टर कंप्यूटर के पास होता है, ओके। तो क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो डिपेंड होते हैं सर्वर पर, क्लियर। क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो डिपेंड होंगे सर्वर पर, जैसे ये क्लाइंट्स हो गए, ओके, और ये है एक मेन सर्वर, ये सारे डिपेंड है सर्वर पर। अगर सर्वर खराब होता है तो ये सारे कंप्यूटर्स भी डाउन हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, ओके। पूरी वहां पे देख रेख करी जाती है, बैकअप सारी चीजें होती हैं उसमें। डाटा बैकअप होता है मेन सर्वर में, मतलब पूरा जो डाटा है वो मेन सर्वर में रहता है। तो डेडिकेटेड सर्वर जो है वो क्लाइंट्स के लिए लगाया जाता है इस तरीके के नेटवर्किंग में, ठीक है, ताकि जो डेटा एक्सेस कर सकें, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर
रिसोर्सेज एक्सेस कर सकें। हो सकता है कि अलग अलग टाइप के सर्वर्स हों उस नेटवर्क में, क्लियर। मेन सर्वर में अलग अलग टाइप के सर्वर्स दिए गए हों, एक सर्वर नहीं हो, कई सर्वर हों। एक सर्वर है मेन सर्वर जो संभाल रहा है फाइल रिलेटेड रिक्वेस्ट को, दूसरा सर्वर है उसी नेटवर्क में जो प्रिंटिंग रिलेटेड रिक्वेस्ट को संभाल रहा है, एक नेटवर्क है जो मॉडेम रिलेटेड नेटवर्क इंटरनेट रिलेटेड रिक्वेस्ट को देख रहा है। तो कई सारे सर्वर्स हो सकते हैं जो अलग अलग टाइप का वर्क संभाल रहे हों, और बाकी सारे क्लाइंट्स कंप्यूटर हों, मतलब जैसे एक तरीके से छोटे ऑथराइजेशन वाले जिन्हें ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ज़्यादा ऑथराइजेशन नहीं है, वो क्लाइंट्स हो गए, स्लेव कंप्यूटर्स बोल सकते हैं, स्लेव नोड हो गए वो, क्लियर। तो कंपोनेंट रोल्स के बेसिस पर भी दो थे, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन चैनल, मतलब डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो इसमें पहला आ जाता है वायर कम्युनिकेशन चैनल्स, मतलब जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो केबल्स के जरिए हो रहा है। केबल्स के थ्रू मींस गाइडेड मीडिया भी बोल सकते हैं, गाइडेड मीडिया, केबल के थ्रू मींस गाइडेड मीडिया हम कह सकते हैं। जो होस्ट और जो नोड्स, यानी कि जो नेटवर्क बना है वो केबल्स के थ्रू बना है। तो कई तरीके की केबल्स हैं, मेनली जो है वो ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं। इनके बारे में अभी देखते हैं। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ये केबल होती है इंसुलेटेड वायर की, जो कि एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करे जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और जो नॉइज होता है जो बाहर से आता है जिससे कि डेटा जो है वो खराब ना हो जाए, वो भी रिड्यूस हो जाता है। कैसे? ट्विस्ट करने की वजह से, क्लियर। तो ये सब नाम है इन ट्विस्टेड पेयर केबल के, मैं दिखा देता हूं कैसी होती है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल ऐसी होती है जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ओके, ये ट्विस्ट किए गए हैं वायर्स। नेक्स्ट आ जाती है कोएक्सियल केबल, जिसे हम कोक्स भी कहते हैं। इसमें सॉलिड वायर जो होता है उसे फॉइल के द्वारा सराउंड किया गया होता है, या फिर वायर की शील्ड भी हो सकती है, या हमने देखी होगी जो पहले जो चलती थी डिश जो चलती थी वो कोएक्सियल केबल की ही होती थी, डिश के लिए जो वायर होता था, ओके। तो ये नाम है कुछ थिक नेट और थिन नेट इन केबल्स के, कंपनीज ने ये नाम रखे हैं ऑब्वियसली, ओके। तो ये देखो, ये इस तरीके की जो है ये कोएक्सियल केबल है। अब आपको याद आ गया होगा कि पहले किस डिश चलती थी, तो इस तरीके का ये वायर चलता था। नेक्स्ट आ जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सबसे फास्ट है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है उसमें जो डेटा होता है वो लाइट वेव्स के थ्रू ट्रांसफर करा जाता है। जो भी डेटा होता है वो मॉड्यूलेट, मतलब जो लाइट वेव्स होती है उनमें मॉड्यूलेट कर दिया जाता है, ओके, उनमें ऐड कर दिया जाता है लाइट वेव्स में, मतलब ये मॉड्यूलेशन और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क्स का सेकंड चैप्टर है, ओके। उसका मैं नोट्स बना रहा हूँ अभी, यही जो प्रेजेंटेशन फाइल है ये बना रहा हूँ, उसको मैं 2 दिन बाद में अपलोड कर दूंगा उसे, क्लियर। तो वो भी जो पूरा चैप्टर है एक ही वीडियो में कवर होगा और आपको मिल जाएगा। तो लाइट वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल को हम ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बोल सकते हैं हम, ओके। तो ये सिंगल नोड, मल्टी नोड, ये कई टाइप की आती हैं। तो ये है फाइबर ऑप्टिक केबल, ये ऐसा कि आप देख पा रहे हो लाइट वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है इसमें। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल, वायर्स के थ्रू, गाइडेड मीडिया के थ्रू, केबल्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। कौन कौन सी केबल्स हैं, कोई भी एग्जाम में आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स तो ये तो हो गए वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेक्स्ट आता है वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। तो वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो होस्ट है, नोड है जो, और जो सर्वर है वो एक दूसरे के साथ वेव्स के थ्रू वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, यानी कि अनगाइडेड मीडिया के थ्रू कनेक्ट होते हैं, यानी कि रेडियो वेव्स, सैटेलाइट वेव्स, इन सब के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो कुछ जो है वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया, मतलब जो वेव्स हैं वो ये हैं, जैसे माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, ये सारी वेव्स हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में। तो पहला हम देखते हैं माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव क्या है? एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है जो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज में आती है। और जो हमारा फ़ोन है, जो हमारे पास कॉल आती है या इंटरनेट आता है, तो ये आता है माइक्रोवेव के थ्रू ही आता है। माइक्रोवेव यूज़ करी जाती है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास तक, हमारे फ़ोन तक, ओके। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में एक ट्रांसमीटर होता है जो डेटा ट्रांसफ़र करता है।
एक रिसीवर लगा हुआ होता है जो डेटा रिसीव करता है, और एटमॉस्फेयर के थ्रू तो ट्रांसफर होती ही है, ओके, एनवायरनमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आ जाती है रेडियो वेव। तो जो रेडियो वेव है वो टेलीविजन का जो डेटा होता है, टेलीविजन की जो इन्फॉर्मेशन है, आई मीन जो हमारे घर पर टीवी आती है वो रेडियो वेव्स के थ्रू आती है। रेडियो प्रोग्राम्स जो आते हैं वो रेडियो वेव्स के थ्रू आती हैं, और जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है वो भी रेडियो वेव्स ही यूज़ करती है। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया? ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं कि हमारे फ़ोन में कौन सी वेव के थ्रू कनेक्शन होता है, जो वाईफाई टेक्नोलॉजी होती है उसमें कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं ये। क्लियर? तो जब किसी भी रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, ये 3 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तो वो माइक्रोवेव कहलाती है। ये फिजिक्स में ये है, ये टॉपिक आपके, है ना। नेक्स्ट आ जाती है सैटेलाइट। सैटेलाइट माइक्रोवेव भी बोल सकते हैं हम इसको। तो जो आपको पता है सैटेलाइट जो है वो हमारा अर्थ का जो सर्विस है उससे 22,300 माइल्स के ऊपर प्लेस करी जाती हैं। जो सैटेलाइट जो प्लेस करी जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो एक रिले स्टेशन की तरह वर्क करती हैं। रिले स्टेशन मीन्स जो सिग्नल्स भेजे गए हैं अर्थ से लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए वो ट्रैवल कैसे होंगे, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो गोल है। क्लियर? अर्थ जो है हमारी वो गोल है। मान लो एक टावर इधर है और एक टावर इधर है, तो ये सीधा तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन जा नहीं सकती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सैटेलाइट के थ्रू ही जाएगी। यहाँ पे मान लो एक सैटेलाइट बनी हुई है, डायग्राम देखो ऊपर, तो वहां से यहाँ पर ऐसे कुछ सीधी लाइन में ही तो वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो सैटेलाइट पर जाती है टावर से वेव्स। क्लियर? तो सैटेलाइट क्या करता है, उन वेव्स को एक्सेप्ट करता है, उन्हें एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई मतलब कुछ अगर जो सिग्नल है उस या उसकी पावर कुछ लॉस हुई है तो उसे बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है, और उसे दोबारा से ट्रांसमिट कर देता है जहां पर जाना है उस इंफॉर्मेशन को। क्लियर? तो इतने आपको क्लियर हो गए। 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते थे नेटवर्क्स को, ओके। नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्क डिवाइसेस या हार्डवेयर, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। कंपोनेंट्स में कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं इनके यूजेस, ओके। तो नेटवर्क डिवाइसेस पहला जो आ जाता है वो है NIC। तो मैं इसको एक बार आपको पहले फोटो दिखा देता हूं। तो दिस इज NIC। ये सारे कंप्यूटर्स में कनेक्ट होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। ये सारे कंप्यूटर्स में कनेक्ट होता है, और कोई भी जो कंप्यूटर है इस वर्ल्ड का अगर उसमें NIC नहीं लगा होगा तो वो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो जो NIC है वो एक तरीके से एक कंप्यूटर के लिए गेटवे का काम करता है नेटवर्क के लिए, ओके। तो NIC है उसे टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं हम, या फिर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी कह सकते हैं हम। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अलग अलग नाम दे देते हैं उन्हें, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। NIC याद रखना, और ये बस एक बार देख लो आइडिया के लिए। आइडिया कोई अगर पूछ ले, ओके, हो सकता है कि जो वाइवा हो उसमें जो एग्जामिनर हो वो आपसे पूछ ले कि थोड़ा घुमाने के लिए, बच्चे को ट्विस्ट करने के लिए, क्या उसे पता है या नहीं पता है, तो ये भी याद कर सकते हो आप। तो हर एक जो NIC होता है उसमें एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। जब भी ये NIC कार्ड बनाया जाता है ना किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो उस NIC कार्ड को मैन्युफैक्चरिंग करते समय मैक एड्रेस दिया जाता है, और ये जो मैक एड्रेस है वो 6 बाइट का होता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे। तो पहली की जो 3 बाइट्स हैं ये मैन्युफैक्चरर आईडी है, मतलब कि किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, किसने, कौन सी कंपनी ने बनाया है। और ये जो लास्ट की ये जो 3 बाइट्स हैं ये NIC कार्ड नंबर है, ओके। NIC कार्ड नंबर की, इस कार्ड का नंबर क्या है। तो हर एक जो मैक एड्रेस होता है वो यूनिक होता है हर कार्ड के लिए। कोई भी 2 NIC कार्ड का जो मैक एड्रेस होगा वो सेम नहीं हो सकता। क्लियर? तो मैक एड्रेस का काम क्या है? एक कंप्यूटर को, एक नोड को, एक क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना कि वो नेटवर्क में कहां पर है, सिंपली उसे आइडेंटिफाई करना। क्लियर? मैक एड्रेस का ये काम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वाईफाई कार्ड पर। मैंने आपको ऑलरेडी NIC दिखा दिया था, ओके,
ये NIC इस तरीके का होता है। नेक्स्ट वाईफाई कार्ड। तो वाईफाई कार्ड जैसे ये है वाईफाई कार्ड, ये हमारे राउटर्स में होता है। ये वाईफाई चिप, और जैसे अभी ये छोटे छोटे इस तरीके के ये वाईफाई अडेप्टर्स चल रहे हैं कंप्यूटर्स में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। वायरलेसली हम अपने सिंपली फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं और जो हमारा सिस्टम है वो कनेक्ट हो जाएगा। सिंपली हमें वाईफाई अडेप्टर परचेस करना पड़ता है और इसके संग एक CD आती है जिससे वाईफाई अडेप्टर के जो ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर में। क्लियर। तो वाईफाई कार्ड क्या है? ये भी एक अडेप्टर है जो कि वायरलेस रेडियो और एंटीना होता है जिसके थ्रू हम हमारे सिस्टम्स में नेट चला सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो वाईफाई कार्ड होते हैं वो PCI एक्सप्रेस वाईफाई कार्ड्स होते हैं, ये नेम है उनका। ओके, तो ये मदरबोर्ड में भी फिट किए जा सकते हैं। अब आप कहो कि जब हमारे जो मदरबोर्ड है उसमें फिट है तो हमें एक्सटर्नल ये क्यों USB टाइप ये क्यों खरीदना है? तो सिंपली अगर किसी मदरबोर्ड में नहीं है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है। किसी मदरबोर्ड में नहीं है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज अगर मदरबोर्ड में है तो अच्छी बात है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है हब। तो हब क्या होता है? इसकी पहले इमेज देख लो आप। हब होता है ऐसा। क्लियर। ऐसा भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें कितने पोर्ट्स हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो हब को हम कॉन्सेंट्रेटर भी कहते हैं। तो हब एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, तो हब क्या करता है? मान लो एक कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है, मान लो ये जो डिवाइस है इसमें कितने सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, ये आपको दिख रहा है। क्लियर। 24 कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो मान लो हब क्या करेगा? जो डेटा किसी को भेजना है तो वो सारे कंप्यूटर्स को भेजता है। क्लियर। मान लो फर्स्ट कंप्यूटर ने डेटा सेंड करा तो हब क्या करेगा? बाकी के जो 23 कंप्यूटर्स है ना उनको भी डेटा सेंड करेगा। क्लियर। बट जो डेटा जो है वो वही कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा जिसको फर्स्ट वाले कंप्यूटर ने डेटा भेजा है, और बाकी सारे अदर जो कंप्यूटर्स होंगे, जो नोड्स होंगे, वो इग्नोर कर देंगे उस डेटा को। क्लियर हो गया हब किस तरीके से वर्क करता है? सारे कंप्यूटर्स को डेटा सेंड करता है। जैसे कि ये देखो, इमेज के थ्रू देखो, तो ये लेफ्ट वाले पार्ट में देखो हब क्या कर रहा है? सारे, मान लो ऊपर वाले कंप्यूटर ने डेटा सेंड करा है तो हब क्या कर रहा है? बाकी सारे कंप्यूटर्स को डेटा भेज रहा है। ओके, उन सबको ट्रांसफर कर दे रहा है। अब मान लो इस फर्स्ट वाले को भेजना था, ओके, इस फर्स्ट वाले के पास आना था, तो अब क्या करेगा? ये फर्स्ट वाला ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारे इग्नोर कर देंगे उस डेटा को। क्लियर। तो जो हब है वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है एक्टिव हब। ये क्या करता है? जो भी डेटा इसके पास आता है ये उसका जो सिग्नल है उसे एम्पलीफाई कर देता है और उसको भेज देता है दूसरे जहां पर डेटा ट्रांसफर करना है वहां पे। ओके, ओवरऑल पूरे नेटवर्क में ही वो एक तरीके से ब्रॉडकास्ट कर देता है पूरे डेटा को। बस सिंपली याद रखना, एक्टिव हब क्या करता है? जो सिग्नल होता है उसे एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट आते हैं पैसिव हब्स। ये जो डेटा आता है उस सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते, सिंपल जैसा डेटा आया है वैसा का वैसा नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। क्लियर। अब आ जाता है स्विच। तो स्विच भी ऐसा दिख सकता है या ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है कि स्विच में कितने पोर्ट्स हैं। अब आपका हब भी ऐसा है, स्विच भी ऐसा है, तो हब और स्विच एक ही चीज़ है, बस जो स्विच है वो थोड़ा एडवांस है हब के मुकाबले। क्लियर। तो जो स्विच है वो क्या करता है? वो भी डेटा ट्रांसफर करता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है आपस में, बट स्विच एक और काम करता है, वो ये है कि नेटवर्क को डिवाइड कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स में, सब नेटवर्क्स में, जिसे हम सब नेट भी बोल सकते हैं, जिससे ट्रैफिक ओवरलोडिंग नहीं हो। मान लो कई सारे कंप्यूटर्स हैं और डेटा भेजा गया है तो वो सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, पर्टिकुलर नेटवर्क है, पर्टिकुलर किसी एक नोड को ही भेजेगा जिसको भेजना है। क्लियर। तो स्विच कैसे काम करता है ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि हब की तरह काम नहीं करता। सिंपल ये काम करता है, जिसको भेजना है डेटा उसी को, जैसे इसने भेजा है, इसको जो डेटा है वो इन दोनों के पास भेजना था, PC1 के पास, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। तो वो PC1 एंड PC2, मतलब मान लो PC1 और PC2 को भेजना था, तो वो सारे सिस्टम्स को नहीं भेजेगा, वो भेजेगा सिर्फ उन्हीं के पास जिनको जाना था, जिनके पास जाना था। क्लियर। हब ऐसा करता था कि सबको डेटा सेंड कर देता था। क्लियर।
तो स्विच क्या करता है, टेम्पररी कनेक्शन बनाता है, ठीक है, जो सोर्स है डेटा का और जो डेस्टिनेशन है, और जब डेटा सेंड हो जाता है तो उस कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है। क्लियर। तो जो लैन जो नेटवर्क होते हैं, ठीक है, जिनको सेगमेंट कराया गया है, पार्ट कराया गया है, डिवाइड कराया गया है स्विच के द्वारा, उन नेटवर्क्स को, उन लोकल एरिया नेटवर्क को हम स्विच लैन्स भी बोल सकते हैं। क्लियर। सिंपली जो लोकल एरिया नेटवर्क में स्विच कराया गया है, स्विच यूज कराया गया है, उसे हम स्विच लैन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिज। तो ब्रिज का काम यह है कि ये डिवाइस दो नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करता है, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम स्विच, हब, इन सब का यूज़ कर सकते हैं, बट नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो जो ब्रिज होता है वो स्मार्ट डिवाइस होता है, उसे पता होता है कि कौन सा कंप्यूटर किस नेटवर्क में है। ओके, दो या जो नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं ब्रिज के द्वारा उनमें। ओके, अब जो ब्रिज होता है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है जो सेम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। अलग अलग प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को वो कनेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर। तो ब्रिज जो है वो कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस को यूज करता है, आईपी एड्रेस को यूज नहीं करता। ये आपको पता है, इंटरनेट पर जब हम डेटा सेंड करते हैं तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू जाता है, जबकि ब्रिज जो है वो मैक एड्रेस यूज करेगा। राउटर। तो ब्रिज आपको क्लियर हो गया। देखो ब्रिज का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। तो एज यू कैन सी, जैसे ये दो नेटवर्क्स हैं, लैन ए, लैन बी, दो लोकल एरिया नेटवर्क है, इनको कनेक्ट कराया गया है ब्रिज के द्वारा। अब लैन ए का कोई कंप्यूटर 1 है, वो कंप्यूटर 5 को डेटा सेंड कर सकता है इजीली। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं राउटर पर। तो राउटर, देखो राउटर का भी आप डायग्राम देख लो। तो दिस राउटर इस टाइप के आते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर या अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर सर्च करो राउटर तो आपको दिख जाएंगे। ओके, तो राउटर का काम क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर करना यानी कि डेटा फॉरवर्ड करना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। ओके, तो राउटर है वो ब्रिज की तरह वर्क करता है, बट जो राउटर जो है वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को भी हैंडल कर सकता है। जैसे हमारे घरों में राउटर ही लगा होता है, हम ब्रिज तो लगाते नहीं है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जहां से मैं इंफॉर्मेशन मंगा रहा हूं उसका जो प्रोटोकॉल है यानी कि उसका जो नेटवर्क है वहां पे अलग कोई प्रोटोकॉल यूज हो रहा हो। क्लियर। तो राउटर जो है वो लॉजिकल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस यूज करता है किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम गेटवे पर। तो गेटवे है वो भी क्या है, एक नेटवर्क हार्डवेयर है जो क्या करता है, डिसिमिलर नेटवर्क्स, अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। तो गेटवे का जो एक यूज ये भी है कि जो एंटरप्राइजेज हैं, मतलब कि जो कंपनीज हैं, वो गेटवे को एक प्रॉक्सी सर्वर की तरह या फिर एक फायरवॉल की तरह यूज कर सकती हैं। अब ये प्रॉक्सी सर्वर का मतलब है, तो जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो एक्चुअल में कोई सर्वर नहीं होता, वो एक फेक सर्वर होता है। ऐसा लगता है कि यही कंपनी का मेन सर्वर है। कंपनीज इनको लगाती हैं अपना जो डेटा है उसे हैक होने से बचाने के लिए, कोई अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करे तो वो प्रॉक्सी सर्वर को मेन सर्वर समझे और इसी में उलझा रहे। क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाते हैं फायरवॉल पर। फायरवॉल एक सिस्टम है जो अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए लगाया जाता है किसी भी प्राइवेट नेटवर्क में यानी कि नेटवर्क्स में। ओके, अनऑथराइज एक्सेस मतलब कोई हैक करने की कोशिश करे या जिसको वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है, वो अगर कुछ करने की कोशिश करता है तो जो फायरवॉल है वो देख लेती है, वो पहचान लेती है उस ऑथराइजेशन को। हमारे जो कंप्यूटर है उनमें भी फायरवॉल होती है। अगर कुछ ऐसा कोशिश करी जाती है तो हमारा सिस्टम हमें बता देता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सेस पॉइंट पर। इसे हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हैं। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, वायरलेस सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करके जो है नेटवर्क बनाता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। कब हम यूज करते हैं एक्सेस पॉइंट का, जब हमें कोई वायरलेस नेटवर्क है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है कोई जो कि वायरलेस है, उसे हमें कनेक्ट करना हो किसी फिक्स्ड वायर नेटवर्क के साथ, तब हम एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं। ओके,
एक्सेस पॉइंट जो है उसकी जो रेंज होती है वो 150 फीट तक की हो सकती है, जो होम बेस्ड यानी कि जो घर के लिए जो बने हुए एक्सेस पॉइंट है उनकी रेंज। ओके, कंपनीज के लिए तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि उन्होंने कैसा एक्सेस पॉइंट परचेज करा है। तो वाईफाई राउटर्स जो हैं वो भी एक्सेस पॉइंट की तरह वर्क कर सकते हैं, बट जो भी एक्सेस पॉइंट है वो जो एक्सेस पॉइंट्स हैं वो राउटर्स की तरह वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि राउटर्स का एक जो काम होता है वो यह भी होता है कि वो डिसिमिलर नेटवर्क्स यानी कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करने वाले नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब कुछ जो पॉइंट्स हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं, अब आपको पता है कि जो बड़े बड़े जो नेटवर्क्स होते हैं, बिगर नेटवर्क्स, जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, उनमें मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं जो अलग अलग काम के लिए डिप्लॉय करे गए हैं, एम्प्लॉय करे गए हैं। इसको कोई सर्वर हो सकता है जो स्टोरेज का काम संभाल रहा हो। ओके, तो ये चीज़ आपको पता है, याद भी रहनी चाहिए। ओके, अब जो सर्वर्स हैं वो कहाँ पे प्लेस करे जाते हैं किसी कंपनी में? ये सिक्योर जगह पर प्लेस करे जाते हैं, सुरक्षित जगह पर प्लेस करे जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि हर कोई आते जाते उस सर्वर को देख सकता हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल लॉक्ड होते हैं और कुछ गिने चुने पर्सन्स को ही उन सर्वर्स के पास जाने की इजाज़त होती है जो वहाँ का काम देखते होंगे। क्लियर? तो आई थिंक ये लाइन भी आपको इजी समझ में आ गई होगी। जैसी रिक्वायरमेंट होती है वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन का मतलब क्या है? वर्क स्टेशन का मतलब होता है सिंपल कंप्यूटर। जो मेरा कंप्यूटर है मैं उसे वर्क स्टेशन बोल सकता हूँ, मेरा उस पर वर्क होता है। क्लियर? तो जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सर्वर हो सकते हैं जो वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं उनमें। नेक्स्ट आ जाता है क्लाउड। तो क्लाउड का मतलब क्या है? कुछ इमेजेस देख लेते हैं, अगर कुछ दिखाने के लिए बची हो तो। लेट मी चेक। ओके, अब कोई इमेजेस नहीं है क्योंकि अब सारा जो चीज़ें थी डिवाइसेस वो सारे फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट कुछ क्लाउड आ गया। अब ये IoT, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम्स में, ये तो आते ही आते हैं। तो क्लाउड क्या है? कुछ समय पहले, कुछ टाइम पहले जो कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, मान लो बहुत सारे सर्वर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो उसे हम क्लाउड बोल सकते थे। ठीक है, आज के टाइम में जो क्लाउड है उसका मतलब है इंटरनेट, इसे हम क्लाउड भी बोल सकते हैं। इंटरनेट बोलते बोलते देखो, पहले इंटरनेट बोलते थे, फिर उसके बाद हम बोलने लग गए नेट, अब यूज कर सकते हैं हम क्लाउड। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है, जहां पर जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, सॉफ्टवेयर या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास सेव नहीं रहती, वो सर्वर्स में सेव रहती है, जिसकी भी हमने सर्विस ले रखी है। ओके, जिसकी भी हमने सर्विस ले रखी है, जैसे जो गूगल है, गूगल ड्राइव की हमें सर्विस देता है कि हम वहाँ पर हमारे जो इमेजेस हैं ये सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं, अगर हम अपने फ़ोन में स्टोर नहीं करना चाहते तो। क्लियर? हम परचेज कर सकते हैं जितनी ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता है, कुछ स्पेस तो फ्री आता है गूगल ड्राइव में, आई थिंक 15 GB तक कुछ फ्री होता है, उसके बाद हमें परचेज करना पड़ता है, ज़्यादा डेटा हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा 15 GB तो बहुत ज़्यादा, जबकि 15 GB असल में कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। क्लियर? नेक्स्ट, कितने टाइप के क्लाउड होते हैं? तो हम अलग अलग टाइप के क्लाउड्स को परचेज कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलग अलग जो सर्विस है, क्लाउड तो एक तरीके से इंटरनेट है, अब अलग अलग टाइप की सर्विसेज है इंटरनेट पर। ओके, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आ जाती हैं। ओके, तो वो कितने टाइप के हो सकते हैं? पहला आ जाता है प्राइवेट क्लाउड। ये जो क्लाउड होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए होते हैं, वो अपने यूज के हिसाब से इसको यूज करती है। क्लियर? उनके जैसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक क्लाउड। ये जो पब्लिक क्लाउड होता है ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती हैं, ठीक है, एक ही टाइम पर शेयर कर सकते हैं इन क्लाउड्स को। और ये जो क्लाउड है ये थर्ड पार्टी मतलब किसी अदर कंपनी द्वारा मैनेज करा जाता है, और इसकी सर्विस दूसरी अदर कंपनीज ले सकती हैं, शेयर भी कर सकती हैं इनकी जो सर्विसेज हैं। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटी क्लाउड्स। कम्युनिटी क्लाउड्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं, ये बनाए जाते हैं अलग अलग क्लाउड की जो सर्विसेज होती हैं उन्हें इंटीग्रेट करके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो कोई बिजनेस सेक्टर है जिनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई या टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गई, इनकी कुछ स्पेसिफिक ज़रूरतें हैं, उनको टारगेट करने के लिए
अलग अलग क्लाउड की जो सर्विसेज है उनको इंटीग्रेट करा दिया जाता है और कम्युनिटी क्लाउड बना दिया जाता है। और ये जो क्लाउड है वो पूरी कम्युनिटी मतलब किसी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है ओके वो शेयर कर सकती है अलग अलग जो भी उनके जो टास्क है उनके लिए। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड क्लाउड। इसे हाइब्रिड मींस हेट्रोजीनियस हम बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि जो पब्लिक क्लाउड की जो फैसिलिटीज है और जो प्राइवेट क्लाउड की फैसिलिटीज है ये प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट आया था हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? वो थिंग्स जो कनेक्ट करी गई हैं नेटवर्क के साथ, क्लियर, यानी कि थिंग्स का इंटरनेट। ओके, तो आईओटी क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये जो अलग अलग तरीके के ये जो डिवाइसेस हैं हमारे आसपास जो हम देखते हैं उसे हम इंटरनेट के पर कनेक्ट कर दें वायर या वायरलेसली। ओके, तो इससे क्या होता है कि ये जो डिवाइसेस हैं ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं और इन डिवाइसेस को हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। जैसे बल्ब है, आजकल रिस्पॉन्सिव बल्ब्स हैं। ओके, हम कहीं पर भी बैठे बैठे इनको स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। रिस्पॉन्स है मतलब वो हमें रिस्पॉन्स करते हैं। नॉर्मल जो हाउसेज हैं वहाँ पर रिस्पॉन्सिव ये डिवाइसेस नहीं होते, स्मार्ट डिवाइसेस नहीं होते जो रिस्पॉन्स करें। हमें खुद ही उठकर उन्हें बंद करना पड़ता है, खुद ही उठकर उन्हें ऑन करना पड़ता है। ओके, हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते उनके साथ इतना, सिंपली हमें खुद ही फिजिकली उन्हें जाकर ऑन ऑफ या जो भी यूज करना वो करना पड़ता है। अब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इनेबल करती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, मतलब कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बना सकते हैं? तो पहला आ जाता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो RFID क्या है? ये सिंपल एक चिप होती है जिसे हम किसी भी डिवाइस में लगा सकते हैं और उससे रेडियो वेव्स निकलती हैं और जब वो डिवाइस को हम इजीली उन डिवाइस से निकलती हुई रेडियो वेव्स को हम कैप्चर कर सकते हैं। क्लियर? सिंपली आजकल जो फास्ट टैग का जो चल रहा है कार्स में लगा होना चाहिए। ओके, तो जो फास्ट टैग है उसमें भी RFID चिप है जो अगर ऑटोमेटिकली टोल से पास होती है तो ऑटोमेटिकली वो जो कार है उसका डेटा चेक कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। जो भी रिसीवर लगाओ टोल पर, ओके, तो ये पैड्स पर भी लगा सकते हैं हम, हमारे पैड्स पर कि जो वो कहीं इधर उधर घूमने निकल जाता है या अपने आप चला जाता है तो हम ट्रैक कर सकते हैं। अपनी गाड़ियों में लगा सकते हैं RFID चिप या कोई भी मर्चेंट किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं सिंपली। ओके, नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है वो आ जाती है सेंसर्स। तो सेंसर्स एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो फिजिकल चेंजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे टेम्परेचर को सेंस करने वाला या प्रेशर को सेंस करने वाला। जैसे आपने देखा होगा फ़ोन में होता है हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर या स्मोक सेंसर्स लगे होते हैं या मोशन सेंसर्स। ये क्या है? फिजिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं और हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज मीन्स स्मार्ट कंट्रोलर्स। ये क्या करते हैं कि जो डिवाइसेस हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उनके साथ वर्क करते हैं। जैसे कोई फ़ैन है, नॉर्मल हमारे यहाँ फ़ैन लगा हुआ है कोई, तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर कई ऐसे स्मार्ट टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी जो उस नॉर्मल फ़ैन को भी क्या बना देगी? स्मार्ट बना देगी। सिर्फ हमें टच करना है, सॉरी टच नहीं, उस जो डिवाइस है, फ़ैन है या बल्ब है, उसके साथ कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद वो जो फ़ैन होगा वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज या कहीं तो स्मार्ट कंट्रोलर्स हैं अवेलेबल जो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकती हैं और उन्हें स्मार्ट बना सकती हैं। क्लियर? जैसे डोर ऑटोमेटिकली लॉक और अनलॉक करने के लिए या टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ओवन का या AC का या कई डिवाइसेस हैं, हम खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, आपको मिल भी जाएंगे अमेज़ॉन पर, आप चेक करिएगा। अब IoT बनाने के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये भी तो होनी चाहिए। रेडियो RFID है, सेंसर्स है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज है, नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो जो डिवाइसेज है उनका जो कनेक्शन होगा वो बढ़िया होगा। तो कनेक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है IoT के लिए। क्लियर? और सॉफ्टवेयर तो आपको पता है, अगर बिना सॉफ्टवेयर के तो कोई भी जो डिवाइस है वो वर्क करेगा ही नहीं। तो सॉफ्टवेयर भी एक क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉफ्टवेयर हमें ये भी हेल्प करते हैं, मान लो कोई डिवाइस है उसमें कोई इश्यू आ रहा है तो हमें पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो चेक कर सकता है कि क्या इश्यू आ रहा है, एक्शंस ले सकता है अगर जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा है तो।
जो डिवाइस है वो महंगा है अगर तो अच्छा कंपनी का है तो। अब कौन कौन से डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट बन सकते हैं। तो कोई भी डिवाइस जिसमें RFID चिप या टैग लगा हुआ है वो IoT का पार्ट बन सकता है। जैसे कोई भी डिवाइस आप इमेजिन कर सकते हो वो डिवाइस IoT का फॉर्म ले सकता है। क्लियर। जैसे सिंपली हम देखो फ्रिज, कुकर, हीटर्स, टीवीज, ठीक है, क्लोथ्स, वॉचेस, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज में यूज होने वाली मशीन या एनीथिंग। ओके, तो अब IoT में चैलेंजेस क्या है, रिस्क क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाने के। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आसान तो हो जाती हैं, बट सिक्योरिटी चैलेंजेस है। अगर कोई हैक कर ले उस नेटवर्क को तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो मान लो जो रूम है उसका जो बल्ब है वो हम ही ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट सपोज कि नेटवर्क को किसी ने हैक कर लिया तो वो हमें परेशान कर सकता है। ओके, कोई भी ऐसा किसी ने हैक कर लिया हमारे घर के सिस्टम को तो वो ऑटोमेटिकली घर का लॉक जो है उसे अनलॉक कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक रिस्क है, बट जैसा कि आप जानते हो ये काफ़ी रेयर केसेस में होता है। क्लियर। कुछ हमारी जो ऐसी हमने कुछ ऐसे मेजर्स नहीं लिए होते, या हमने पासवर्ड किसी को बता दिया, या ऐसे ही कुछ, या हमारा फ़ोन किसी ने ले लिया, तो उन केसेस में ऐसा हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। सेकंड पार्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना आप। ओके, एंड जो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना। ओके, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। ओके, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।